हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और डेली की तरह मैं आपके लिए बैंकर्स बूस्टर 50 डे एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हूं। ये सेशन आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4 से संबंधित सारे के सारे जो मॉड्यूल हैं, चारों मॉड्यूल हैं, उन सभी से संबंधित एक मिक्स एमसीक्यू सेशन होता है, जिसकी मदद से आप अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं, अपने आप को जज कर पाते हैं, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके। तो इस नजरिए से इस सेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अपने बाकी साथियों को सेशन शेयर करिए। आज हम 20th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, 20th एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। आपका एग्जाम जो है वो 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है। 6 दिनों का गैप भी है आपके एग्जाम में, यानी कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे दिन मिल रहे हैं आपको। अब ये 4 मॉड्यूल हैं, इन 4 मॉड्यूल से संबंधित कुछ ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं इस सेशन में। पहला सवाल आपके सामने है और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सारफेसी एक्ट से संबंधित। सारफेसी एक्ट की बात करें तो बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है एनपीए रिकवरी के नजरिए से। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो सारफेसी एक्ट जो है ये बहुत ही खास एक्ट है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है साथियों। अब एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, किसी ऑप्शन में रखा जा सकता है और फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है गलत है। सरफेसी एक्ट अलाउज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब यहां पर बैंक से है। किससे संबंधित है? ये बैंक से संबंधित जानकारी यहां पर दी जा रही है। टू टेक पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। बिल्कुल सही बात है, बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के यहां पर जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी सिक्योर्ड असेट है, ठीक है, अगर वो एनपीए में कैटेगराइज कर दिया गया है तो उसका पोजीशन ले सकता है। और इससे संबंधित पहले नोटिस प्रोवाइड करनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ती है बैंक को, जो भी डिफॉल्टर होता है, मॉर्गेजर या गारंटर होता है उसको। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल क्लासेस ऑफ बोरोवर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स। अब समझिएगा, ऑल क्लासेस ऑफ बोरोवर और इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड बोरोवर लैंड ओनर्स लिख दिया गया है। और यहीं पर दिक्कत की बात की जाती है कि एग्रीकल्चर लैंड पर ये एक्ट इंपोज नहीं होता है। द डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी इज द एपेलेट अथॉरिटी अंडर द एक्ट। सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है, बनेंगे भी। तो इस नजरिए से एकदम तैयार रहिए। अगला सवाल आपके लिए होम लोन से संबंधित है, मोरेटोरियम पीरियड से जुड़ा हुआ सवाल है ये, सॉरी एलटीवी से संबंधित सवाल है, मैक्सिमम लोन टू वैल्यू से संबंधित सवाल है। इस सवाल को रीड करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए फटाफट। देखिए कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो फर्स्ट टाइम होम बायर है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, वांट्स टू बाय अ फ्लैट वर्थ 60 लाख, 60 लाख का फ्लैट परचेज करने जा रहा है वो, ठीक है, होम लोन के माध्यम से। बैंक अलाउड अ मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ 80%। मैक्सिमम जो लोन टू वैल्यू है 80% का है, तो 60 लाख का लोन है और 80% जो है मैक्सिमम वो एलटीवी है, यानी कि 20% का क्या है यहाँ पर मार्जिन है, मार्जिन है। तो एक तरह से देखा जाए 20% का मार्जिन, 12 लाख जो है वो बोरोवर है, कस्टमर, ये मेंटेन करेगा। बाकी जो अमाउंट है 48 लाख ये कौन देगा? ये बैंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन द बायर नीड्स टू पे। मिनिमम मार्जिन यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मिनिमम 20% का है, 12 लाख जो कि बोरोवर को पे करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तीसरा सवाल, अंडर आरबीआई गाइडलाइन द मोरेटोरियम पीरियड इन अ होम लोन। मोरेटोरियम पीरियड इन अ होम लोन refers to the period during which no repayment of principal or interest is required। इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कोई भी प्रिंसिपल पर रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट पर रीपेमेंट की जरूरत नहीं होती। अब देखिए यहां पर जो शब्द है ना, शब्दों का खेल होता पूरा। द पीरियड ड्यूरिंग विच नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल तक सब सही है और इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर जो ये इंटरेस्ट, इस दौरान आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता तो है बट आपको पे नहीं करना होता है ना। द पीरियड आफ्टर डिसबर्समेंट ड्यूरिंग विच रीपेमेंट ऑफ ईएमआईज इज नॉट रिक्वायर्ड बट इंटरेस्ट में अक्रू, ठीक है। आफ्टर डिसबर्स, देखिए लिखा हुआ आफ्टर डिसबर्समेंट
ड्यूरिंग विच रीपेमेंट ऑफ ईएमआई इज नॉट रिक्वायर्ड, उस दौरान आपको रीपेमेंट नहीं करनी, बट इंटरेस्ट जो है आपके ऊपर इंपोज होगा। ठीक है, खास बात। द पीरियड ड्यूरिंग विच द बैंक वेव्स, नहीं, बैंक वेव ऑफ नहीं करता है बिल्कुल भी, ये गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन गलत है। द पीरियड ऑफ लोन टेन्योर एक्सटेंशन विदाउट, लोन का टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया जाता है। तो इस नजरिए से देखा जाए पहले और दूसरे ऑप्शन में सारा खेल छुपा हुआ है। इस दौरान आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, बट वो है ना आपको आने वाले समय में देना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएचपी एंड एमआरआर। बहुत ही प्यारा सवाल है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड एंड मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटाइजेशन की। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत बैंक अपने एक प्रकार के लोन, एक टाइप के लोन जिस पर इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी, रिस्क एक जैसा है, उनको पूल करता है और पूल करके एक किसी दूसरी कंपनी जिसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी, उसको ट्रांसफर कर देता है। यहां पर ये जो लोन ट्रांसफर किया जाता है, जैसे ही जितना भी लोन ट्रांसफर किया गया है उतना अमाउंट आपकी बैंक बैलेंस शीट से, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से वो हट जाता है, क्योंकि ये लोन पूल करके हम ट्रांसफर कर रहे हैं एसपीवी को, तो ये सारी चीजें कहां जाएंगी, एसपीवी के बैलेंस शीट में जाएंगी। तो इससे अब एसपीवी क्या करेगा, इसके बदले में बैंक को कैश ट्रांसफर करता है, कैश पेमेंट करता है। तो बैंक की लिक्विडिटी जो मैनेजमेंट की दिक्कत थी वो भी सुधर जा रही है, बैंक की बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, अब वो एसपीवी जो है वो क्या करता है, इसे इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी के तौर पर थर्ड पार्टी को सेल करता है, इन्वेस्टर्स को, और वो अपनी इनकम करता है। तो यहां पर बात की जा रही है, जब भी हम सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके साथ बैंक को, यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को या फिर ओरिजिनेटर को 2-3 कंडीशन बहुत मेंटेन करनी होती है। उसी में से एक है एमएचपी, मिनिमम होल्डिंग पीरियड। बैंक ने लोन दिया कस्टमर को, लोन देने के अगले दिन ही वो सिक्योरिटाइज नहीं कर सकता, एक मिनिमम पीरियड तक उस लोन पर वो रीपेमेंट रिसीव करे, उसके पास, बैंक के पास ये लोन रहे, उसे बोलते हैं लोन सीजनिंग या सीजनिंग ऑफ लोन। और एक होता है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि आप 100% लोन ट्रांसफर कर दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपको उस पर्टिकुलर लोन में एक परसेंटेज मेंटेन रखना होगा अपने आप अपने पास, उसको बोलते हैं रिटेन या रिटेंशन रिक्वायरमेंट। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट एमएचपी और एमआरआर से संबंधित कौन सा सही है। बोथ एमएचपी एंड एमआरआर और मैंडेटरी, ये दोनों ही मैंडेटरी कंडीशंस हैं सिक्योरिटाइजेशन से संबंधित स्टैंडर्ड एसेट के केस में। बात सही है, दोनों ही मेंटेन करनी होती है। एमएचपी क्या इंश्योर करता है, सीजनिंग ऑफ लोन। सीजनिंग ऑफ लोन का मतलब होता है इतने समय तक, इतने टाइम तक बैंक के पास वो लोन रहा है। जबकि एमआरआर इंश्योर स्किन इन द गेम, मतलब इतना परसेंटेज बैंक ने अपना मेंटेन कर रखा है अभी भी, भले उसे एसपीवी के पास ट्रांसफर कर दिया गया हो। ठीक है, ये भी सही है। एमआरआर इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एसेट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मिनिमम रिटेंशन सभी प्रकार के लोन के लिए यूनिफॉर्म, तो ये यहां पर गड़बड़ है। एमएचपी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ लोन, ये सही है, ये वेरी करता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब बी ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है, एकदम सही, बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। ठीक है साथियों, अब आपके सामने यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बैच है साथियों। आपके एग्जाम नवंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, नवंबर मंथ में आपके एग्जाम शेड्यूल्ड है। इस नजरिए से आपके पास एक ऐसा बैच होना चाहिए जिसमें आपको फाउंडेशन भी बैच में, आपको एक ऐसे बैच की रिक्वायरमेंट है जहां पर आपके कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू और केस स्टडी, ये सारी चीजें एक बैच में मिल जाए आपको। और वो बैच है जीआईबी एमसीक्यू बैच नवंबर 2025 के लिए, जिसके तहत आपको मिल रहा है फ्री जीआईबी फाउंडेशन बैच, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है 2499। एक्चुअल कॉस्ट तो 5000 है, बट ये आपको अवेल कराया जा रहा है 2499 में। बहुत ही इफेक्टिव बैच है, बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हमने। तो आप इसके साथ अपने आप को जोड़िए, एनरोल करिए। अगला सवाल आपके सामने है जो कि एक स्कीम से संबंधित है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जब इस स्कीम की चर्चा करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पर सही नहीं है। द स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ कवर ऑफ 2 लाख। भाई जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आपको लाइफ कवर मिलता है 2 लाख का, इन केस ऑफ इंश्योर्ड डेथ रिगार्डलेस ऑफ द कॉज। किसी भी कारण से निधन हो जाता है, नेचुरल डेथ को भी कवर किया जाता है। बात सही है। इंडिविजुअल्स बिटवीन 18 to 15 ईयर्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन। 18 से 50 के वर्ष की आयु के लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस योजना को।
बट द कवर कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है अंटिल द, ये जो स्कीम के साथ आप एनुअल रिन्यूअल कर रहे हैं 55 तक, ठीक है। द प्रीमियम इज 436 पर एनम एंड इज ऑटोमेटिकली डेबिटेड, बात सही है, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है अगर कस्टमर ने कंसेंट दे रखा अपना। तो स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड सोनली बाय द लाइफ, देखिए अकेले LIC के द्वारा इस स्कीम को रन नहीं किया जा रहा है, यहाँ बाकी साथ में दूसरी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं। तो ये ऑप्शन जो है गड़बड़ है और फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही नहीं, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए SGB में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स क्या है। अब पहली चीज तो 2024 फरवरी के बाद सरकार के द्वारा कोई भी नया ट्रंच इसका लाया नहीं गया है, एक तरह से डिसकंटिन्यूड स्कीम चल रही है। अब इसके बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस स्कीम को बंद नहीं किया गया है, डिसकंटिन्यू है अभी। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इज 2 ग्राम, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर बोला 2 ग्राम, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 ग्राम है, याद रखिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 ग्राम। तो जहां पर 2 ग्राम है वो अपने आप ही गलत हो गया, जहां पर 5 ग्राम है वो गलत हो गया। तो दो ही ऑप्शन बचे आपके, मिनिमम 1 ग्राम 1 ग्राम। मैक्सिमम जो है लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए 10 kg नहीं है, तो एक ही है, 4 kg है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स के लिए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, वो है 4 किलो, और मिनिमम क्या लिमिट है, 1 किलो 1 kg, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ व्हाइट लेवल ATM कंपेयर टू द बैंक ATM। तो व्हाइट लेवल ATM की बात करें, WLA की, अगर हम उसे जनरल ATM बैंक ATM से कंपेयर करें तो कौन सा यूनिक फीचर WLA के अंतर्गत नहीं आता है। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए भाई सही बात है, व्हाइट लेवल ATM के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, WLA का जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाइट लेवल ATM का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये तो सही है। दे कैन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट ऑन द ATM स्क्रीन, बिल्कुल ATM स्क्रीन पे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, कोई भी दिखा सकता है भाई, ये तो सही बात है। दे ऑफर कैश विड्रॉल सर्विसेज फॉर मल्टीपल बैंक्स, भाई किसी भी बैंक का कस्टमर जाकर विड्रॉ कर सकता है, तभी तो सेवा मिलेगी ATM वाली। दे प्रोवाइड पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इशुएंस, पर्सनल लोन तो ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना ही क्रेडिट कार्ड इशुएंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ है। ऊपर के 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, पूछा गया था गलत कौन सा है ना, नॉट अ यूनिक फीचर, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। अगला सवाल, व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स इन इंडिया आर ऑथराइज्ड अंडर विच एक्ट। व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स को भारत में कौन से एक्ट के तहत ऑथोराइज किया जाता है। बहुत ही अच्छा एक्ट सवाल है, क्योंकि इसकी मदद से आपको पर्टिकुलर एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं WLA व्हाइट लेवल ATM कौन से एक्ट के तहत ऑथराइज किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनी एक्ट 2013। तो यहां पर व्हाइट लेवल ATM क्या सुविधा दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो पेमेंट से संबंधित एक स्पेशल एक्ट हमारे देश में से बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो इसी के तहत इनको RBI ऑथराइज करता है। तो WLA जो है व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स, पहले चीज तो सारी बातों को समझना ही पड़ेगा। तो आंसर तो सही है, वैसे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेकिन समझिए पहले चीज को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, इसके द्वारा किस ऑब्जेक्टिव के नजरिए से WLA का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। RBI के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव के जरिए व्हाइट लेवल ATM WLA को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, व्हाइट लेवल ATM WLA, ठीक है। RBI ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन इंट्रोडक्शन WLA। अब व्हाइट लेवल ATM की बात करें तो RBI व्हाइट लेवल ATM को ऑथराइज किस एक्ट के तहत करता है। RBI के द्वारा वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के तहत WLA को ऑथराइज किया जाता है, वो एक्ट है PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट
2007। इस एक्ट के जरिए व्हाइट लेवल एटीएम को ऑथराइज किया जाता है। WLA केवल नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा ही सेटअप किए जा सकते हैं, नॉन बैंक ऑपरेटर्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम जो है देश का पहला फर्स्ट WLA ये इंडिकैश था। इंडिकैश इसका था प्रोडक्ट, टाटा का प्रोडक्ट था, टाटा कम्युनिकेशन का, टाटा कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट था। ठीक है, और अगर हम बात करें FDI, इस क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना, इस क्षेत्र में 100% का FDI है, 100% FDI। कुछ बेसिक बातें हैं जो कि व्हाइट लेवल एटीएम से संबंधित आपको पता होनी जरूरी है। अब बात करते हैं आपके GIB एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की। GIB एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो सामने आता है GIB महापैक। महापैक को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक महापैक के तहत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। कितने बैचेस का एक्सेस? 15+ बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। ठीक है, अगली बात, चारों के चारों आपको पेपर कवर मिलेंगे। यहां पर मॉड्यूल वाइज DPPs मिलेंगे, मॉड्यूल वाइज DPP, ऑल मॉड्यूल्स के आपको DPPs मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा 24/7। ठीक है, ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 का है, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का उपलब्ध है, अवेलेबल है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऑफिसर GIB फाउंडेशन बैच की। फाउंडेशन बैच का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आपके एग्जाम के कॉन्सेप्ट, आपके किसी पर्टिकुलर पेपर के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1999 में ये बैच आपको अवेल हो जाएगा। आप इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। GIB MCQ बैच, इस बैच के साथ फ्री आपको मिल रहा है फाउंडेशन बैच 2499 में। तो आपके लिए फायदेमंद तो ये बैच है, इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको GIB MCQ बैच भी मिल जाएगा, दोनों चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंडिविजुअल बैच, कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 799 की कॉस्ट में आपको ये बैचेस उपलब्ध मिल जाएंगे। और टेलीग्राम, देखिए बुक्स की बात करें, बुक्स जो है हमारी वो GIB बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स। ये बुक्स बहुत ही इफेक्टिव है, क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ, न्यूमेरिकल, केस स्टडीज, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस बुक। माइंड मैपिंग टेक्निक के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं यहाँ पर। 1224 में उपलब्ध है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं इसे। आप इंडिविजुअल बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।